एडियाबैटिक के, आइसोथर्मल के और आइसोबारिक के कर्व को मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो गौर करिए, ए से बी तुरंत वॉल्यूम हमने 3 अलग अलग डब्बे में एक जैसे नंबर ऑफ मोल गैस रखे हुए थे और एक जैसे मोनोएटॉमिक या एक जैसे डायटोमिक, और उन तीनों के अलग अलग प्रोसेस से मैंने वॉल्यूम को हाफ किया, एक आइसोबारिक, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। अब हमें देखना था तीनों के पीवी, तीनों के अंत में प्रेशर किस में ज्यादा होगा, वॉल्यूम हाफ करने में किस प्रोसेस में प्रेशर फाइनली ज्यादा मिलेगा। तो जब आपने आइसोबारिक कहा तब तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं प्रेशर में, जो ए का वही बी का। और जब ए से सी और ए से डी आप ग्राफ देख रहे हैं, इन दोनों में कोई एक आइसोथर्मल है और दूसरा एडियाबैटिक है। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में अंतर करने के लिए मैंने एक ही लाइन कहा है आप लोगों से, जिसका स्लोप आपको ज्यादा दिखे वो एडियाबैटिक और जिसका कम दिखे वो आइसोथर्मल। अब देखो तो किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है फाइनल, तो फाइनल एडियाबैटिक का प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो आप यदि इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, और आप यदि यूं ही ग्राफ बना लें तो तुरंत आंसर चित्र में दिखता है, और ये फाइनल प्रेशर जो ज्यादा होगा एडियाबैटिक का, फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा किसका, एडियाबैटिक का। तो हमें ग्राफ एनालाइज करने के लिए कहा जाता है, तो आंखों के सामने में चित्र होगा, और यदि लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वॉल्यूम को हाफ करते हैं, 3 अलग अलग डब्बों में एक जैसे गैस रखे हैं एक जैसे मोल, वॉल्यूम को हाफ करते हैं 3 अलग अलग प्रोसेस में, फाइनल प्रेशर किसमें ज्यादा होगा। एक प्रोसेस है आइसोथर्मल, एक है एडियाबैटिक, एक है आइसोबारिक। तो आप तीनों को डायग्राम बना लो, V0 से V0/2 करके देख लो, पता चल जाएगा। इसी तरह आपसे ये भी तो कह सकता है कि वॉल्यूम को V0 से 3V0 कर दे। यदि ये कह दे कि वॉल्यूम को V0 से 3V0 करते हैं एक जैसे सिचुएशन में, एक आइसोबारिक, अब इन दोनों में चेक करिए, तीनों में चेक करिए, इनमें किसका नाम रखेंगे आइसोबारिक, किसका नाम एडियाबैटिक, किसका नाम आइसोथर्मल, और फिर आपको बताना है किस प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, फिर बताना है किस प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर बताना है किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज सबसे ज्यादा होगा। अब ये इस तरह की कहानियां पूछ दी गई, बहुत सी बातें। चलो बारी बारी से सोचते हैं, ज्यादा नहीं। पहले बताओ नाम, किनके क्या नाम होंगे। ए बी, इनके लिए नाम देखा, आइसोबैरिक, बहुत बढ़िया। एसी, आइसोथर्मल, 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 और एडी, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। अब ये नाम हमारे पास आ गए। अब ध्यान से देखिए, एडियाबैटिक कहते ही आपको ये याद आ गया, DQ 0 होगा। इसको याद लाने में तो कोई दिक्कत नहीं। और चित्र में आप जानते हैं वर्क डन जो होता है वो होता है PdV, वो होता है एरिया, और वॉल्यूम तीनों में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तीनों में इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन तीनों में पॉजिटिव होगा। अब किस में एरिया सबसे ज्यादा है, तो AB का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, AC का वर्क डन उससे कम, और AD का वर्क डन उससे कम। अच्छा, इसके बाद आपको DQ के बारे में सोचना है, तो DQ एक तो 0 दिख ही गया, और आप जब AC को आइसोथर्मल कहते हो तो DQ किसके बराबर हो जाता है, DW के, क्योंकि DU इसके लिए क्या होता है 0 जब T कांस्टेंट। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, A से D के बीच DU क्या होगा, -DW, निगेटिव हो जाएगा। A से D में DW निगेटिव, DW पॉजिटिव है, तो DU क्या हो गया, निगेटिव। सर मेरे समझ में नहीं आया। अरे यार, वॉल्यूम बढ़ रहा था A से D, तो वर्क डन पॉजिटिव, DQ 0 है। फर्स्ट लॉ कहता है DQ बराबर DU प्लस DW। तो यदि DW पॉजिटिव है तो DU को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो DQ 0 होगा, तो DU निगेटिव। अच्छा, ऊपर वाले में देखो टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा, A पे या B पे,
तो आइसोबारिक है ना, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो dt पॉजिटिव होगा, dt पॉजिटिव होगा मतलब TB ग्रेटर देन TA होगा, dt पॉजिटिव होगा तो DU भी पॉजिटिव होगा। IIT ने पूछा था कि DU किसका सबसे ज्यादा होगा, AB का या AC का या AD का। अब आप बताइए किसका ज्यादा सबसे, तो AB का है पॉजिटिव, AC का है 0 और AD का है निगेटिव। तो सबसे ज्यादा चेंज इंटरनल एनर्जी में किस में दिख रहा है, AB में। इसमें यदि कहीं आपको लगे कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग तो बताइए। तो IIT ने पूछा कि किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इनमें देखना बी, सी और डी वाले पॉइंट में किस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ये तुक्के भेरो तो। बी, सी और डी वाले पॉइंट पे कहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। सर ये तो आपने पहले नहीं पूछा था। अरे कोई नहीं, अब पूछ लेता हूं। एक काम करो, एक वर्टिकल लाइन खींचो और इस प्रोसेस का नाम बताओ। तो ये वर्टिकल लाइन यदि इमेजिनरी एक लाइन आपने दिया, हाँ, और आइसोकोरिक में भी कांस्टेंट, और ये किसके पैरेलल है, पी के। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो आप आइडियल गैस इक्वेशन पर हो, PV इक्वल्स टू nRT, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं P बढ़ता जाता है तो T बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा T B में होगा, उससे कम T C में होगा और सबसे कम T D में होगा। सोचने का एक तरीका। तो सर ये हरे रंग वाला आइसोकोरिक तो यहाँ है ही नहीं, फिर आपने क्यों बनाया, ये सोचने में आसानी होगा इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। और सर यदि ये लाइन नहीं ड्रॉ करें तो कोई और रास्ता, हाँ है। याद करो, आपने जब कहा आइसोथर्मल तो जहां पर ये T0 होगा वहां T0 तो होगा ही, और TB उससे ज्यादा होगा, TB ग्रेटर देन T0, और D की तरफ आने पर इंटरनल एनर्जी निगेटिव हुआ है तो यहां पर TD लेस देन T0। तो चेक कर लो, C पर क्या है T0, B पर क्या है T0 से ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि वहां आइसोथर्मल के आइसोबारिक के हिसाब से देखते हैं प्रेशर कांस्टेंट होने पर वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो TB जो है ज्यादा होगा T0 से। और जब A से D वाले प्रोसेस की बात करते हैं, एडियाबैटिक DQ 0 है, DU नेगेटिव है, क्योंकि DW पॉजिटिव है, DU नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा, फाइनल कम होगा इनिशियल से। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, B पे, उससे कम कहां पर है, C पे, उससे कम कहां पर है, D पे। सर गलत बात है, एक तो ग्राफ से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है और फिर आप सारे क्वेश्चन ग्राफ से बता रहे हो। अरे ग्राफ आपका दुश्मन नहीं है, उससे थोड़ा सा आप कंफर्ट बढ़ाइए, आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक टाइम बचेंगे, एनालाइज करते वक्त चित्र आसान बना देता है आपको किसी टॉपिक को। हाँ, एक कंफर्ट बनाते वक्त थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। आइसोथर्मल बनाना है तो फिर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, आइसोथर्मल वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा हो गया, XY कांस्टेंट, ये। तो इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, इसके थ्रू एनालाइज करेंगे तो टेम्परेचर जो A पे होगा वही C पे होगा, A पे जितना होगा उतना ही C पे होगा। और आइसोबारिक में क्या देखा हमने, आइसोबारिक में देखा वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो A और C का टेम्परेचर एक जैसा है, जबकि A और B में B का टेम्परेचर ज्यादा है, और A और D में D का टेम्परेचर कम है, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है तो DU नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा कहां B पे होगा, उससे कम कहां होगा C पे, और सबसे कम कहां D पे। एडियाबैटिक को हम लोग एनालाइज कर रहे थे, जैसे एक बार और एडियाबैटिक का एनालिसिस करके देख लेते हैं कि एडियाबैटिक में हमने पहले भी दिखाया, फिर से एक बार आपसे कह रहा हूं, ये तीनों के तीनों मान लो एडियाबैटिक है, तीनों के तीनों एडियाबैटिक है, और ये P भी दिया गया है स्टैंडर्ड वे में। अब याद करो इनके जो स्लोप हमने देखा था फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, मैथमेटिक्स से आपने इसके स्लोप देखे थे, dP by dV माइनस गामा P by V। यहां से हमने ये उठा लिया आइडिया कि स्लोप जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ये प्रोपोर्शनल है गामा के, और गामा को कह दिया 1 + 2/f। तो F जो है मोनो एटॉमिक का वो होता है 3, डायटोमिक का 5 और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर का 6। तो ये ग्राफ हो जाएगा जिसका गामा ज्यादा है, जिसका F कम होगा उसका गामा ज्यादा, जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये हो जाएगा मोनो, ये हो जाएगा डाई,
ये हो जाएगा ट्राई और पॉली नॉन लीनियर, ट्राई और पॉली नॉन लीनियर। ये तीनों एडियाबैटिक है, इन तीन में से कौन किसके, ऐसे हम लोग अंतर करते हैं। इसके पूछने के लिए, आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए, आपका सर दर्द बढ़ाने के लिए भी को ऊपर भेज दिया जाता है कभी कभी, और तब आपका सर दर्द थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं। अब सोच के बताइए इन तीनों में किसको आप क्या कहने का कोशिश करेंगे, किसको मोनो, किसको डाई, किसको ट्राई, किसमें ज्यादा स्लोप दिख रहा है, मोनो, डाई, ट्राई, ऐसे चलाएगा। यदि भी को ऊपर भेज दिया गया, एक बार देख भी ले, स्लोप ऐसे नहीं देखेंगे इसमें, वेट करिएगा थोड़ा। स्लोप देखने के लिए ग्राफ को थोड़ा सा मुझे टिल्टेड करना पड़ेगा। अब स्लोप तो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं ना, हमें तो डीपी बाई डीवी चाहिए। तो अपने स्क्रीन को टेढ़ा करके पी को वर्टिकल बना दो और वी को हॉरिजॉन्टल बना लो, अपने स्क्रीन को टेढ़ा करके, अपने कॉपी को टेढ़ा करके, क्योंकि डीपी बाई डीवी जो स्लोप होगा उसमें भी एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो आप अब चेक करो, अब देखोगे तो अब थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा। स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा होगा, ये मोनो, यहाँ डाई और यहाँ ट्राई। तो पिछला जो था वो आइडिया नहीं, ये आइडिया ठीक है, क्योंकि स्लोप हम डीपी बाई डीवी ले रहे थे ना, तो डीपी बाई डीवी लेते वक्त हमें इस तरह देखना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, तो भी ना घबराएं, हम लोग बार बार यदि एनालाइज करेंगे तो धीरे धीरे एक कंफर्ट जोन तो आएगा। इंटरनल एनर्जी वाला समझाएं। इंटरनल एनर्जी वाला जो पिछला ग्राफ था उस तरह का, पिछले क्वेश्चन की तरह का एक बार मैं और बना लेता हूं। क्या विशाल, पेज चेंज करूं या चेंज करूं? यहां फिर से एक बार देखिए, आपके सामने में ये और ये था, इसमें बताइए कौन सा एडियाबैटिक था, कौन सा आइसोथर्मल था और कौन सा आइसोबारिक था। अब मुझे बताइए, ये आपने कह दिया P कांस्टेंट, ये आपने कह दिया T कांस्टेंट और ये आपने कह दिया DQ 0 और W आप जानते हो PdV और ये एरिया, और ये जानते हो V यदि बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये आइडिया भी है। अब मुझे बताओ कि यदि यहाँ पर एक पॉइंट पर ये टेम्परेचर T0 है तो यहाँ भी कितना होगा, T0। क्यों? क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर फिक्स। और ऊपर वाले में क्या होगा, P कांस्टेंट होने पर इस जगह तुम क्या देखते हो, P कांस्टेंट होने पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब यहाँ जो स्क्रीन पे आपने देखा ग्रीन के पैरेलल, इधर जाने पर भी क्या हुआ, बढ़ता गया भी, तो V बढ़ता गया तो T भी क्या होगा, T भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो यहाँ फाइनल दिख रहा है T फाइनल ग्रेटर देन T0, क्योंकि बढ़ा होगा। यस सर, माने पक्का वाला यस सर। तो यदि बढ़ा होगा तो इसका मतलब du जो लिखते हैं ना, du ग्रेटर देन 0, और इस वाले में du 0। du 0 क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बदला ही नहीं, du तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। और नीचे वाले में वर्क डन पॉजिटिव दिख रहा है तो du निगेटिव, सिंस dw पॉजिटिव, इसलिए। तो हम लोग किसका dt ज्यादा किसका dt कम, तो एक का देख रहे हैं पॉजिटिव, एक का 0 और एक का निगेटिव, बड़े आराम से अंतर कर ले। तो ये जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में ग्राफ हमारा दोस्त है जो हमें हेल्प करने के लिए आएगा, उनका हम हेल्प लें जब भी मौका मिले।